हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमवीसी की ASP.NET एमवीसी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे कि वो कब कौन कौन सी इंट्रोड्यूस करी गई थी और उसके क्या क्या फीचर्स उन्होंने ऐड किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हिस्ट्री ऑफ ASP.NET एमवीसी, सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर ASP.NET एमवीसी और क्रिएट फर्स्ट एप्लीकेशन इन ASP.NET एमवीसी। तो आज हम बात करेंगे कि भाई सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए एमवीसी को यूज लेने के लिए, और जो एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, हम फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे एमवीसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ ASP.NET एमवीसी। इसके अंदर एमवीसी का जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था वो 2008 में लॉन्च किया था। फिर इसके साथ डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज लिया था 3.5 और इसको रिलीज किया था 2009 में। ठीक है, उसके अंदर फीचर्स क्या कहते हैं कि एमवीसी का आर्किटेक्चर था विद वेब फॉर्म इंजन। पहले वेब फॉर्म इंजन को इंट्रोड्यूस किया था एमवीसी ने। ठीक है, फिर राउटिंग, एचटीएमएल हेल्पर्स यूज लिए, एजेक्स हेल्पर्स यूज लिए और ऑटो बाइंडिंग, ये फीचर्स उन्होंने एमवीसी 1 वर्जन में इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्जन 2। वर्जन 2 में क्या है कि इसको भी विजुअल स्टूडियो 2008 के साथ में डॉट नेट फ्रेमवर्क 4 के साथ और ऐड कर दिया। इसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 तो पहले था, उसके अंदर डॉट नेट फ्रेमवर्क 4 ऐड कर दिया, तो जिसको रिलीज किया था 2010 में। इसमें फीचर्स क्या रह गया, एरिया। एरिया क्या है, जो भी आप एडमिन पैनल बनाते हो तो वो एरिया के अंदर बनता है। ठीक है, एडमिन पैनल हो या सब एडमिन, जो भी आप बैकएंड चीज रखना चाहते हो वो आपका एरिया में बनता है। एसिंक्रोनस कंट्रोल की, आपको एसिंक रिक्वेस्ट अगर यूज लेनी है तो आप एसिंक्रोनस कंट्रोलर बना सकते हो। एचटीएमएल हेल्पर्स मेथड विद लैम्डा एक्सप्रेशन, जो लैम्डा एक्सप्रेशन होती है उसके साथ में एचटीएमएल हेल्पर्स को यूज लिया था। व्यू के अंदर अपन यूज लेंगे, हम आपको वो भी बताएं कैसे लेना है आगे आने वाली वीडियो में। डाटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको यूज लिया इस एमवीसी वर्जन 2 में। क्लाइंट साइड वैलिडेशन दिए, जावास्क्रिप्ट के जो भी वैलिडेशन होते हैं वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। कस्टम टेम्पलेट बना सकते हो आप, इसको और इसके फोल्डिंग इस वर्जन 2 के अंदर इंट्रोड्यूस करी। फिर आता है वर्जन 3। अब वर्जन 3 में क्या है कि विजुअल स्टूडियो को इन्होंने अपडेट किया 2010 में और डॉट नेट फ्रेमवर्क 4 के साथ में ये इंट्रोड्यूस किया, और जिसको 2011 में रिलीज किया गया था। अब इसमें फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं, फीचर्स हैं कि अनअबस्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। कि पहले क्या होता था कि अनअबस्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट क्या करती, जैसे आप बटन सबमिट करोगे तो आपको वैलिडेशन, अगर आपने कोई वैलिडेशन लगाया, मान लो कि कोई टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है आपको, उसको आपके अंदर वैल्यू, उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू फिल नहीं करी आपने और सबमिट बटन कर दिया फॉर्म का, तो वो आपको वैलिडेशन दे देगा, जिससे वो आप अनअबस्ट्रिक्ट जेएस यूज ले सकते हो इस वैलिडेशन को लगाने के लिए। ठीक है, रेजर व्यू इंजन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एमवीसी 3 में। रेजर व्यू पहले वेब फॉर्म थे, अब रेजर व्यू इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। फिर ग्लोबल फिल्टर्स, फिल्टर्स जैसे आप लगाओगे कोई भी एप्लीकेशन होती है उसमें फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं अपने को। ठीक है, जैसे आपने को लॉगिन के लिए फिल्टर लगाना है कि भाई मुझे लॉगिन यूजर हो तभी अपनी वेबसाइट के अंदर जाए, तो उसके लिए हम ये फिल्टर्स यूज लेंगे, तो ग्लोबल फिल्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। रिमोट वैलिडेशन, रिमोट वैलिडेशन है कि जैसे मान लो एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक नेम नाम, सॉरी ईमेल नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, आपको आप चेक करवाना है कि जो ईमेल आईडी पहले से सेव हो चुकी, वो दोबारा कोई यूजर सेम सेम नाम से मेल आईडी को यूज नहीं कर सकता, तो उसके लिए रिमोट वैलिडेशन यूज लिया। तो रिमोट वैलिडेशन में क्या होगा कि जैसे ही आप, जैसे abc@gmail.com नाम से आपने ईमेल आईडी डाटाबेस में सेव होगी, मतलब आपको कोई किसी ने रजिस्टर कर ली, तो आप सेम ईमेल आईडी से अगर आप रजिस्टर करना चाहोगे तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रिमोट वैलिडेशन उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो ये हो गया रिमोट वैलिडेशन। डिपेंडेंसी रिजोल्वर फॉर आईओसी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इन्होंने यूज लिया। व्यू बैग को यूज लिया, व्यू बैग भी पढ़ेंगे हम आगे क्या होता है, तो व्यू बैग को भी एमवीसी 3 के अंदर यूज लिया। फिर आता है एमवीसी 4। एमवीसी 4 में 2010 एसपी 1 और विजुअल स्टूडियो 2012 इन दोनों के साथ इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को भी एनहांस किया इन्होंने 4.5 के साथ में। रिलीज इसको क्या 2012 में। इसमें फीचर्स क्या है कि मोबाइल प्रोजेक्ट टेम्पलेट जो होते हैं, जो मोबाइल की जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको आप बना सकते हो इसमें। बिल्डिंग एंड मिनिफिकेशन, जो सॉरी बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन है, जिसमें कि आप जावास्क्रिप्ट का सीएसएस का बंडल बना सकते हो और उसको मिनिफाई भी कर सकते हो।
सपोर्ट फॉर विंडोज अजोर एसडीके, जो अजोरे होता है उसके एसडीके को इसमें सपोर्ट किया गया है एमवीसी 4 में। फिर आता है एमवीसी 5। अब एमवीसी 5 में क्या है कि विजुअल स्टूडियो 2013 को इन्होंने थोड़ा एनहांस किया, विजुअल विजुअल स्टूडियो 2010 से और 12 से 13 में इसको अपग्रेड किया और डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5 यूज लिया, जिसको रिलीज किया 2013 में। अब इसमें क्या किया कि ऑथेंटिकेशन फिल्टर्स किए। अब ऑथेंटिकेशन क्या हुआ कि जो जैसे एक वेबसाइट होती है उसमें लॉगिन पेज होता है, ठीक है। अब लॉगिन पेज में ऑथेंटिकेशन लगा दिया कि भाई आप बिना लॉगिन के हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं जा सकते। तो ये ऑथेंटिकेशन होगा, एक ऑथराइजेशन होता है। वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो आप ऑथेंटिकेशन समझो कि भाई ऑथराइज जो यूजर होता है वो ही आगे जा सकता है, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप सपोर्ट करने लगा है। इसमें बूटस्ट्रैप बहुत ही एक अच्छा फीचर्स दिया है। इसमें क्या है कि आपको एक सीएसएस मिलेगी और जावास्क्रिप्ट मिलेगी, जैसे मॉडल पॉप वगैरह जो यूज लेने होते हैं, कुछ रो कॉलम वगैरह यूज लेने होते हैं क्लास के, तो वो चीजें आप बूटस्ट्रैप में यूज ले सकते हो। न्यू स्कैफोल्डिंग आइटम्स, जो स्कैफोल्डिंग है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और एएसपी डॉट नेट आइडेंटिटी, ये एक मेन चीज है। अब आप आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि आइडेंटिटी, एएसपी डॉट नेट आइडेंटिटी क्या होती है। एक छोटा सा ये समझो आप कि जैसे ही आप एएसपी डॉट नेट आइडेंटिटी यूज लोगे, तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपका एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। आपके जो पाथ दोगे डाटाबेस का, एसक्यूएल सर्वर का, उसके अंदर टेबलें बन जाती हैं एएसपी नेट यूजर्स की, एएसपी नेट रोल्स की। ये टेबलें बन जाएंगी जो एएसपी आइडेंटिटी के थ्रू बनती हैं वो, ठीक है। तो ये डॉट नेट सॉरी एमवीसी 5 के अंदर इंट्रोड्यूस किया। फिर अब जो चल रहा है लेटेस्ट वर्जन एमवीसी का 5.29 चल रहा है। उससे पहले 5.2 था, जो कि विजुअल स्टूडियो 2013 डॉट नेट 4.5, जो कि 28 अगस्त 2014 में इंट्रोड्यूस किया था। एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग कर दी इसके अंदर। जैसे पहले क्या होता था कि अपना एक राउट कॉन्फ़िग नाम से एक फाइल बनती थी, उसके अंदर अपन राउटिंग करते थे। अब क्या हो गया, एमवीसी 5.2 के अंदर एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग आएगी आ गई। तो कंट्रोलर के अंदर हम जो भी एट्रीब्यूट लगाएं, जैसे एट्रीब्यूट राउट करके लगाएंगे, तो उसमें जो भी आप पाथ दोगे, जो राउट कॉन्फ़िग में लिखते थे, वो आप डायरेक्ट कंट्रोलर के ऊपर भी लिख सकते हो। तो ये एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग होगी। बग्स फिक्सेज एंड माइनर फीचर अपडेट, कुछ बग्स भी इसमें तो वो उनको फिक्स किया, और माइनर फीचर्स कुछ अपडेट करे हैं तो एमवीसी वर्जन 5.2 में। अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5.29, जो कि विजुअल स्टूडियो 2012 के 22 के साथ आया है, वो डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5 और अबो के लिए, और जिसको रिलीज किया है जून 2022 में, ठीक है। अब आता है हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर एएसपी डॉट नेट एमवीसी। एएसपी डॉट नेट एमवीसी के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज 7, 8.1, 10, 11, और आईओएस में जो आप इसको यूज ले सकते हो, जिसमें iOS 9 और अबो को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक आईडीई चाहिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। अब विजुअल स्टूडियो कौन कौन से आप यूज ले सकते हो, 2010, 12, 13, 15, 2017, 19 और 2022, ये आप यूज ले सकते हो। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 2022 चल रहा है, हम आपको लेटेस्ट के साथ ही बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है कि अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज के अंदर इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आईओएस है तो आईओएस में आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। पहले तो आप डाउनलोड करोगे डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये डालोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड इसकी माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, रन टाइम आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दूसरा है कि आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है आपको ना। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए आप डाउनलोड विजुअल स्टूडियो गूगल में सर्च करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो 2022 आ रहा है, ठीक है। ये फ्री कम्युनिटी होती है जिसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। प्रोफेशनल में फ्री ट्रायल है 30 डेज का, लेकिन अगर आप अपनी ईमेल आईडी इसके अंदर डालते हो तो आप इसको यूज ले सकते हो, ठीक है।
तो अगर आप प्रोफेशनल कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल डाउनलोड कर लोगे तो आपको 30 डे बाद आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, और रजिस्टर करवा लेना अगर आप प्रोफेशनल डाउनलोड करते हो। अगर आप कम्युनिटी करते हो, इसमें आपको कुछ रजिस्टर नहीं करवाना है, इसको आप डाउनलोड करके यूज ले सकते हो। और आप अगर मैक यूज लेते हो तो मैक के अंदर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये मैक से भी यहाँ, मैक के अंदर भी यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों चीजें। अब एमबीसी वर्जन 3, 4 और 5 ये हैं, एमबीसी के वर्जन है जो कि आपको जैसे आप ये इंस्टॉल करोगे तो आपके इनबिल्ट आ जाएंगे इसके अंदर। एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2005 और हायर, जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, इसको आप 2005 और इससे हायर होना चाहिए। ठीक है, और वेब ब्राउजर भी जावास्क्रिप्ट इनेबल, जो वेब ब्राउजर नॉर्मली होते हैं अपने क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ठीक है, और अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि अब आई एज को जो एनहांस कर दिया है विंडो 10 और 11 में, तो वो वाला यूज ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक प्रोजेक्ट बना के बताते हैं आपको कि एमवीसी के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये विजुअल स्टूडियो को ओपन किया। सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है इंस्टॉलेशन होने के बाद में। ठीक है, अब आपके पास क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इस पे क्या है कि जो जो भी टेम्पलेट्स हैं वो लोड कर रहा है। आपको जो भी आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। कोर में आपको ऐप बनानी तो आप बना सकते हो, लेकिन हम एमवीसी के अभी ऐप बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ASP.NET MVC यहाँ अपने को सर्च करना है। .NET वेब ऐप, ये अपने को सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे तो आपको ASP.NET वेब एप्लीकेशन ये यहाँ पे आपको दिखेगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है कि भाई क्या किस प्रोजेक्ट का आपका नाम क्या है। तो मैंने डाला माई फर्स्ट वेब ऐप। ठीक है, इस किस लोकेशन पे आपको रखना है, यहाँ से आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने मेरा ये लोकेशन सेट कर रखा है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, मतलब कि आपको सॉल्यूशन और डायरेक्टरी वो सेम लोकेशन पे रखनी है क्या, वो हमेशा इसको चेक रखने देना, क्योंकि आप अलग अलग रख दोगे तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको चेक रहने देना। .NET फ्रेमवर्क आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बाई डिफॉल्ट 4.7 है। जैसे आप 4.8 इंस्टॉल कर लोगे तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन मिलने लग जाएगा आपको। ठीक है, बाई डिफॉल्ट मैंने अभी 4.7 रखा है। इसको फिर क्या करना है कि क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट कर दोगे तो वो आपसे आगे वाली स्लाइड में पूछेगा कि भाई आपको एमपीटी सॉल्यूशन बनाना है, या फिर वेब फॉर्म बनाने हैं, या फिर एमवीसी बनानी है, या फिर वेब एपीआई, या फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है। तो आपको एमवीसी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अगर एमवीसी के प्रोजेक्ट में वेब एपीआई भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेकबॉक्स को चेक कर सकते हो, लेकिन अभी अपने को वेब एपीआई इंप्लीमेंट नहीं करनी है, तो हम ही इसको अनचेक रख रहे हैं। ठीक है, फिर क्रिएट कर देंगे तो ये आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है एमवीसी में बनाने का स्टेप्स वो आपको समझ में आ गए होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि एमवीसी के अंदर फोल्डर्स कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या फाइलें होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी फाइल में क्या क्या काम अपने को करना है। ठीक है, ये अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है एमवीसी का, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और क्या क्या चीजें वो जो फोल्डर में रखी हुई है वो कैसे काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो के आप